एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आपके यूनिट शुरू करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है कंप्लीट यूनिट है सेकंड सेमेस्टर की। शुरू करने से पहले पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इन द सेंस कि ये जो यूनिट है वो आपकी थ्योरेटिकल यूनिट है। अगर आप बुक को देखोगे तो बुक में जो है वो नोट्स मेकिंग की तरह ही है, वहां से आप पढ़ के डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप वर्डिंग पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक हर एक वर्ड को दिमाग में फिट नहीं करेंगे कि इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लाइन को जस्ट पढ़ा उसका मतलब आपको समझ में आ गया। आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट को हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से और पेशेंस से सुनना है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या कह रहा है आपका, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब आप कहेंगे कि हमें तो जो कंडक्टर है वो बहुत पहले से पता है कि क्या होता है, जो इंसुलेटर है वो भी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जैसी भी चीज होती है। अब कंडक्टर के अंदर आप अब तक जो डेफिनेशन वाइज आप पढ़ते हैं उसके लिए आप क्या पढ़ते हैं कि जिसके अंदर, अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही डेफिनेशन आज तक सुनते आ रहे हैं। डेफिनेशन जब आप 12th क्लास में थे तो हो सकता है आपने कुछ डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ी हो। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं वो सबको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम सेमीकंडक्टर डिवाइस के अकॉर्डिंग जो बोलना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन के साथ लिखेंगे। ओके, तो जो कंडक्टर है उसके अंदर आप ये बोलेंगे कि जो कंडक्टर है एक्चुअल में ये भी क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। इंसुलेटर्स भी क्या हैं आपके पास, मटेरियल्स हैं। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर ये क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं। कंडक्टर की बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसको आप क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। और जो मटेरियल्स जिसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो है वो आपके पास एक मटेरियल है। और जब भी मटेरियल की बात कर रहे हैं, आपने एटम को सुना होगा, आपने जो स्ट्रक्चर्स हैं एटम्स की उनको सुना है। तो जब भी आप बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट जो है वो नहीं है। ठीक है, मटेरियल्स, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसीलिए वो क्या नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता है, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। अब इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो हैं, बट वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, बाउंड है वो एटम के साथ, फ्री नहीं है। ये हम डेफिनेशन बोलते हैं किसके लिए, कंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए। इन द सेंस अगर आप बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर वाइज, तो जैसे ही आप एटम की स्ट्रक्चर, मटेरियल की जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, सॉलिड स्टेट +2 क्लास में सब ने पढ़ी है भाई। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सॉलिड स्टेट रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से क्या करते रहते हैं, इसके अंदर फ्रीली जो है वो फ्लो करते रहते हैं, तो ये क्या है, कंडक्टर। बट जब भी आप बात करते हैं इंसुलेटर मटेरियल की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियस के साथ, बट फ्री नहीं होता है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है। कौन सी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर की। डन है। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, अब हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको आप फ्री करा दें और ये इंटरस्टेशियल साइट पे चला जाए, यानी फ्लो करना शुरू कर जाए। तो इसका मतलब थोड़ी बहुत जो कंडक्टिविटी है वो हम मॉडिफिकेशन से इंप्रूव कर सकते हैं। ये था आपका कंडक्टर और इंसुलेटर। ये क्या है, आपने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी है कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है वो आपका कंडक्टर होता है। अब जब दूसरी डेफिनेशन की बात आप करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि वो मटेरियल्स जिनकी जो रेजिस्टिविटी है, अब +2 क्लास में एंटर कर चुके हैं, छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा था। जब भी 12th क्लास में आते हैं तो रेजिस्टिविटी हम क्या कहते हैं, जिसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है। ठीक है, यानी इसको हम वर्ड यूज करेंगे स्मॉल होती है, और जिसकी जो कंडक्टिविटी है
वो आपकी क्या होती है, लार्ज। उस मटेरियल्स को क्या कह देते हैं आप, कंडक्टर होते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं कि जिसकी जो रेजिस्टिविटी है वो तो आपकी लार्ज होती है, और जो कंडक्टिविटी की अगर आप बात करोगे तो वो क्या होती है, स्मॉल। अब आप ये कहोगे दो डेफिनेशन तो आपने यहीं पे बता दी। जब भी आप बात करेंगे हम बैंड थ्योरी की तो इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है उसके लिए एक नई डेफिनेशन आने वाली है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हम अब पढ़ेंगे। ये वो बताया मैंने जो अब तक आप जानते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। कंडक्टर है, इंसुलेटर आपको पता चल गया, एज सच हमारा काम नहीं है इनका, बट यूनिट का नाम हमारा सेमीकंडक्टर है तो कंडक्टर हमें पता होना चाहिए था। अब अगर बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर, इसका मतलब आधा कंडक्टर तो वो है भाई। अगर आपको उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो इसका मतलब उसके अंदर मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि आप कुछ मॉडिफिकेशन के साथ कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी आपका कंडक्टर है और जो भी आपका इंसुलेटर है उसकी इंटरमीडिएट स्टेट कौन है, आपकी सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का यूज है हमारे पास, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। यूज जो एप्लीकेशंस हैं या फिर जो यूजेस हैं वो भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। ओके, अगर आप बात करें सेमीकंडक्टर्स, अगर आप एटम्स को जानते हैं तो वो जो है वो आपके पास एक होता है सिलिकॉन, एक होता है आपका जर्मेनियम, ठीक है। जो सिलिकॉन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 14 और जर्मेनियम का आई थिंक 32 होता है। तो जब भी आप इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, 2, 8 एंड 4। इसके अंदर भी जब आप लिखेंगे तो लास्ट शेल में क्या आएंगे, आपके पास 4 ही आएंगे। अब आपके पास क्या करना है, यहाँ पर जब भी ये जो हमने लिखी है वो भी हमने छोटी क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिख दिया। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, सिलिकॉन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर कंडक्टर के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता होंगे, इंसुलेटर के बहुत सारे एग्जाम्पल पता होंगे, बट सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इंडिविजुअल लिखे हैं। सिलिकॉन भी बोल सकते हो, जर्मेनियम भी बोल सकते हो। इन द सेंस जब भी आप डिवाइस को बनाओगे तो आप सिलिकॉन को लेकर भी बना सकते हैं और जर्मेनियम को लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2 और 3p2, यानी यहाँ पर जो है वो आपके पास कितने हो जाएंगे, ये 4, 6, 10, 14, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बोलेंगे आपने केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लिखी क्यों है, वो हमने इसलिए लिखी है ताकि हम यहाँ पर एनर्जी बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकें। अब तक हमने जो पढ़ा है सिर्फ सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन को पढ़ा है, वो भी हमारे पास बैंड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने कि सिलिकॉन की जो सिलिकॉन जो है हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। अब डिवाइसेस को बनाना कैसे है वो देखते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर को डिफाइन कैसे करना है, बैंड थ्योरी के बेसिस पे उसके ऊपर आते हैं। अब तक आपको जो पता है सिलिकॉन को ही लिखा था आपने, जर्मेनियम को भी ले लेंगे हम, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपलेस्ट लेते हैं सिलिकॉन को। आपके पास लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास लास्ट सेल में ही होते हैं, ठीक है। अब अगर आप लेविस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अब यहाँ पर ये मत कहना कि हम जो है वो केमिस्ट्री में चले गए हैं, थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें चाहिए। ये जो है ना सिलिकॉन, इसको हम एक तरीके से ये कंसीडर कर रहे हैं, ये आपके पास सिलिकॉन है कि लास्ट में जब आप बनाते हैं स्ट्रक्चर, डॉटेड स्ट्रक्चर, तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है, डन है। ये जो एटम है अब तक जो लिखा है ये आपका आइसोलेटेड है। इसके बारे में अब तक आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि सिलिकॉन आपका स्ट्रक्चर है, आइसोलेटेड है। लेकिन जैसे ही आप
दूसरे एटम को इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है, एक तरीके से एनर्जी इन द सेंस कि जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वर्डिंग पे ध्यान दें, पेशेंस के साथ, पहले ही कहा है मैंने, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड एटम अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सिलिकॉन एटम को रखना पड़ेगा तो ही आपका डिवाइस बनेगा। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, ये जो सिलिकॉन एटम है और दूसरा एक सिलिकॉन, दो से ही समझेंगे हम, दो ही नहीं होते हैं हमारे पास, बहुत सारे होते हैं। अब जैसे ही आप सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं, ये भी इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, इन द सेंस ये भी आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, इसकी अपनी जो है वो अलग से एनर्जी है, इसकी अलग से एनर्जी है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अब होता क्या है, जब भी आप इनको क्लोज लेके आते हैं तो उसके बाद क्या होगा, व्हेन लिखेंगे आप यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे, कुछ जो पॉइंट्स हैं वो नोट करने के, नोट भी करेंगे। व्हेन these atoms close to each other then एनर्जी, या फिर बोलेंगे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो एनर्जी है उसके अंदर जो अल्टरेशन है, या फिर अल्टरेशन को आप ये बोल सकते हैं कि जो चेंजेस हैं वो अकर होंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखवा रही हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए हैं आपको। अब देखो, जैसे ही क्या होगा, ये जो एटम है इसके पास आप लेके आएंगे, ये इसके साथ क्या करना शुरू कर देगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने शुरू करेंगे। क्या कहा है मैंने, आइसोलेटेड अलग से एटम था, जब भी पास लेके आएंगे तो वो क्या बनाना शुरू कर देंगे, बॉन्ड, और जैसे ही बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे उनकी एनर्जी के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, उस चेंज को हम बैंड बोल रहे हैं। चेंजेस जो भी हुए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, बैंड इन द सेंस कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ऐसे बना देंगे कि एक ये बैंड बन गया, एक ये बैंड बन गया, वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होगी उसको दिखाने के लिए। डन है, यहाँ पर अब जो भी एनर्जी के अंदर चेंज होगा उसको हम सिर्फ एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐसा हो रहा है, उसी चीज को हम बोल रहे हैं बैंड, और ये हम एक थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, बैंड थ्योरी। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, एक बार अलग से रिप्रेजेंट करके शो करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो उसके बाद आपकी कंप्लीट यूनिट आपको अच्छे से कवर अप हो जाएगी, बिकॉज आज के लेक्चर में बेसिक है। अब आप क्या कह रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं तो एक आइसोलेटेड एटम बना लेते हैं, न्यूक्लियस बना लिया इसका, ये आपके पास 1s 2s 2p 3s 3p, इसके अंदर आप एटम आपको पता है 2 हैं, इसके बाद 1s 2s 2p 3s 3p। अब यहाँ पर जो होगा इन एक्चुअल जो भी एनर्जी के अंदर चेंजेस होंगे, इसीलिए थ्योरी का नाम क्या है, एनर्जी बैंड थ्योरी। यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एक जस्ट डायग्राम से। जो फर्स्ट लेवल है वो ऐसा का ऐसा रहेगा 1s, सेकेंड लेवल ऐसा का ऐसा रहेगा आपका 1s 2s 2p, यहाँ पर आपका 3s या 3p। अब यहाँ पर इनके अंदर जो चेंजेस होगा उसको हम एक बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप बुक के अंदर देखेंगे तो जो आपको डायग्राम दिखाई देता है वो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, बुक में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर एटम पहले बहुत दूर है, इसके बाद आपके पास जब क्लोज लेके आ रहे हैं तो उसके पास लाइक दिस एक डायग्राम सा बना हुआ है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, दो एटम आपको दिखाई दे रहे हैं इंडिविजुअल। अब एनर्जी के अंदर क्या होगा, यानी कि इसको भी एक अलग से शो करते हैं। जैसे ही आप सिलिकॉन की बात करते हैं, इसके अंदर आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बना ली हमने, लेविस स्ट्रक्चर। अब जैसे आप पास लेके आ रहे हैं तो ये जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा,
ये इसके साथ और ये इसके साथ, क्या होगा, जो एक सिलिकॉन है उसकी जो कंप्लीट जो एफिशिएंसी है कंप्लीट होगी, यानी कि जो 8 है कंप्लीट कर लिए उसने अपने, ठीक है या फिर जितने उसके अंदर रिक्वायरमेंट है, क्या थी हमारे पास 2 8 4, ठीक है, तो इसके अंदर 4 की ही वो है, तो इस सिलिकॉन ने अपना जो कोटा कह लो एक तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या है, इसकी एनर्जी के अंदर तो चेंज होगा ना, ठीक है, अब इसकी एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा, अब ध्यान से एक बात और सुननी है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से चेंज होगा। जब भी आप बात करते हो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की, इन शेल्स की, इनके ऊपर, इसको आप एक तरीके से कोर बोलते हैं, इनके ऊपर कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वो बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, जो साथ होता है क्या है, ये बाउंड है। जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी अल्टरेशन, जो भी चेंज होगा वो कहाँ पर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको, ये आपने क्या बना दिया, कंप्लीट फिलअप हो गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह से कंप्लीट कर लिए। अब इसकी एनर्जी को यहाँ पर इसने एक बैंड से रिप्रेजेंट कर दिया कि इसके पास क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब इसको वो क्या कह रहा है, वैलेंस बैंड, डन है। अब यहाँ पर एक और बैंड बना रहे हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको अलग से बना दिया कंडक्शन बैंड, इन द सेंस कि यहाँ पर कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एक तरीके से बाउंडेड ही है, ध्यान दें। इसका मतलब ये नहीं है कि सेमीकंडक्टर में से जो है वो करंट आपने अभी पास करा दिया, अभी सिर्फ समझ रहे हैं स्टेप वाइज कि क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर इसने अपनी कंप्लीट जो एफिशिएंसी है वो कंप्लीट कर ली, उसको हमने बोल दिया वैलेंस बैंड। दोबारा सुनेंगे, वैलेंस बैंड एक तरीके से जो एनर्जी की मॉडिफिकेशन है उसको डायग्राम से जो रिप्रेजेंट किया है उसको हम वैलेंस बैंड कह रहे हैं। इसके बाद जो खाली एक और बचा दिया हमने, वो क्यों बचाया है, क्योंकि जब भी आपको इसके अंदर कुछ हीटअप करना होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना होगा, एक्सटर्नल एजेंसी की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटरस्टिशियल साइट पे जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं जाएंगे तो हम करंट इसके अंदर ये नहीं बोल सकते कि ये डिवाइस के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कराना जरूरी है, इसीलिए हम उसके अंदर जो भी डिवाइसेस हैं वो बना रहे हैं। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को इंटरस्टिशियल साइट पे भेजेंगे तो ही कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए कंडक्ट कराने की सिचुएशन जो भी है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कंडक्शन बैंड से, कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा तो ही हमारे पास करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप तो कंडक्शन बैंड में तो जाने से रहा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो जो डिवाइस है उसको हीटअप करना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। बट अभी सिर्फ बताया है आपको कि एक तो एनर्जी की मॉडिफिकेशन से वैलेंस बैंड बनता है, दूसरा आपके पास है कंडक्शन बैंड बनता है। और जब भी वैसे जो कंडक्शन बैंड है वो खाली होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिलअप होता है, लेकिन करंट फ्लो कराने के लिए आपको इन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में कहाँ पहुंचाना है, इनको कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जो बीच में गैप बच गया ये क्या है, इसको भी हमें थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि इतना गैप बना दिया आपने, ये जो कंडक्शन बैंड है वो यहाँ पर भी हो सकता था, बट डिपेंड करता है मटेरियल पे, यानी कि मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कंडक्शन बैंड कितना नीचे है कितना ऊपर है, इन द सेंस कि जब भी आपने ड्यूल नेचर पढ़ी होगी या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपको जब भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, वो जो एनर्जी है वो क्या है, वो फिक्स्ड होती है। अब मान लो जो भी मेटल है उसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आप उसको जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर ही नहीं जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, बाहर नहीं जाएगा वो एटम से। तो वही बात यहाँ पर है, ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको छलांग लगाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर आप इसको 1.9 दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर जो है यहीं पे रह जाएगा, ये है ना, ये जो गैप है एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है वो नहीं है,
इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह सकता, या तो वो वैलेंस बैंड में ही रहेगा या तो वो कंडक्शन बैंड में ही रहेगा। डन है इतना। यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरे को इतनी एनर्जी मिल गई मैं यहीं पर रह जाऊंगा, फॉरबिडन है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। वो वापिस कहाँ पर आएगा, नीचे। एक्चुअल में तो वो एक्साइट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारे पास ये जो डिपेंडेंसी है वो किसकी है, कंप्लीट एनर्जी की डिपेंडेंसी है कि इतनी एनर्जी मिलेगी तो ही मैं ऊपर जाऊंगा। डन है इतना। अब आपको ये पता चल गया कि बैंड्स नाम की भी कोई चीज होती है, कोई टॉपिक होता है। अब बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि जो कंडक्टर है, इंसुलेटर है और जो सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है। तो यहां पर अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट टॉपिक कर लिया हमने, आई थिंक अच्छे से कवर है आपको, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर डेफिनेशन वाइज। 3 डेफिनेशन, अब तक 2 आपको पता थी, थर्ड डेफिनेशन अभी कर रहे हैं बिल्कुल 1 मिनट में। देखिए फर्स्ट टॉपिक हो गया, सेकंड आपका एनर्जी बैंड थ्योरी हो गया। बुक देखोगे तो आपको कंप्लीट 2 पेजेस मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल, मटेरियल इन द सेंस कि कुछ मटेरियल्स कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अब बैंड थ्योरी के बेसिस पे एनर्जी बैंड कंप्लीट नाम है इसका, इसके बेसिस पे जब भी बात करते हो कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की, पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं, थर्ड को भी लिख लेंगे या फिर यहां से शुरू करते हैं। कंडक्टर के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड। ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से जो है वो हमारे पास काम नहीं चलेगा। ये आपके पास वैलेंस बैंड है, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है, ये आपके पास, मैं यहां पर इंसुलेटर भी बना देती हूं, ये आपके पास वैलेंस बैंड है, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है। अब देखो ध्यान से, अब आप कहोगे कि डेफिनेशन तो बताएं हमें, आपने तो जो है वो बैंड्स को बना दिया, अब डेफिनेशन सुनेंगे ध्यान से। डेफिनेशन क्या कहती है, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी कंडक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर रहे हो। क्या कहेंगे हम कि जब भी आपकी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हैं उस टाइम पे हम जो सिचुएशन बनेगी उसको कहते हैं कि वो कंडक्टर है। ये आपको बुक में लिखी हुई डेफिनेशन मिलेगी। अब लिखा हुआ सफिशिएंट नहीं है, समझो उसको ध्यान से। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो हम इस गैप को भी यहाँ पर इतना बना देते, इतना बनाने की, ये जो गैप है इतना बनाने की जरूरत ही क्या थी। इन एक्चुअल ओवरलैपिंग, ठीक है हमने वर्ड यूज कर दिया कि दोनों जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है जब ओवरलैप करेंगे तो कंडक्टर बनेगा। बट इसका मतलब क्या है कि आपने ये बिल्कुल मर्ज कर दिए, बिल्कुल थोड़ा सा भी गैप नहीं रखा आपने। इस चीज का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, इसका मतलब ये है कि कंडक्टर जो एक ऐसा मटेरियल है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करके कंडक्शन बैंड में भेजने की हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो इजीली क्या कर जाएंगे, इस गैप को कवर अप कर जाएंगे। एक्चुअल में नेग्लिजिबल है वो गैप, ये कहना चाह रहे हैं हम। अगर आप लाइन लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे स्पेशली कंडक्टर के लिए कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास बिल्कुल स्मॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर है भी तो ये गैप को कवर अप करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कंप्लीट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि ये जो चीज है ओवरलैपिंग एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसको लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स दैट electrons which is free to move in bounded state for conduction. That means कि इलेक्ट्रॉन को बाउंडेड फॉर्म में है ना, उसके बावजूद भी वो फ्री है मूव करने के लिए।
तो इसीलिए ये गैप जो है वो ओवरलैपिंग है, ये चीज जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे इसको बोलते हैं EG, क्या बोलेंगे इसको, एनर्जी गैप बोलेंगे। और अगर आप एनर्जी गैप को डिफाइन करना चाहते हैं तो एनर्जी गैप को डिफाइन कैसे करेंगे, EG को डिफाइन करवा रही हूं मैं एक तरीके से, मिनिमम एनर्जी, क्या लिखेंगे, मिनिमम एनर्जी required to move the electron from bounded state को आप क्या कह सकते हैं, वैलेंस बैंड भी बोल सकते हैं, टू कंडक्शन बैंड, यानी कि आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये वैलेंस बैंड से यहाँ पर जाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, EG कहते हैं। डन है इतना। अब हमारे पास ये कहेंगे आप कि जो ये EG है, अब तो मतलब सेम है, ये जो यहाँ पर ओवरलैपिंग का मतलब मैंने लिखवाया है, यहाँ पर एनर्जी की यहाँ पर ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर इसके कंपैरिजन में कम रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए, कंडक्शन जो करंट है वो आपके पास फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला आपने कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखें वैलेंस बैंड के ये जो टॉप मोस्ट साइट है यहीं पर आपको बनाना है, ठीक है। और ये जो कंडक्शन बैंड में आप यहाँ तक भी पहुँचा देंगे, यानी लोअर बैंड तक भी पहुँचा देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो जो कंडक्शन है वो आपके पास अकर हो जाएगा। अब सेमीकंडक्टर में ये जो गैप है ये एक्चुअल में ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इंसुलेटर में ये जो एनर्जी बैंड गैप है ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। अब आप खुद सोचो, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचना है तो ये जो गैप है इतना ज़्यादा गैप कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत कम है, आप इसको जो है वो कवर अप कर ही लेंगे और करेंगे भी नेक्स्ट टॉपिक्स में जो भी हमारे पास आएंगे। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, अभी तक हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है, कंडक्टर को हमने अलग से, सेमीकंडक्टर को अलग से, इंसुलेटर को अलग से पढ़ा है। जब भी मॉडिफिकेशन की बात आएगी तो मॉडिफिकेशन हम सिर्फ किस में करेंगे, सिर्फ सेमीकंडक्टर के अंदर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी इंसुलेटर की बात करेंगे ना तो इंसुलेटर में अगर हमने ज़्यादा हीटअप कर दिया, जो भी सपोज करो आप दिमाग में एक स्ट्रक्चर बिठाएंगे आप कि आपके पास क्या है, लाइक दिस एटम होता है, ये आपके पास लैटिस साइड्स पे जो एटम है वो आपके पास एसोसिएटेड होते हैं। आपने सुने होंगे FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी एसोसिएटेड होते हैं। अब ये तो आपके पास कंप्लीटली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब सॉरी एटम है। हो सकता है आपने इसको इतना हीटअप कर दिया कि जो इसकी लैटिस साइड से ही जो है वो एटम है वो भाग गया, ठीक है। तो इसका मतलब तो मॉडिफिकेशन हमने की भी, यानी इसको आपने हीटअप किया भी, या फिर इसको आपने इलेक्ट्रिक जो फील्ड है अप्लाई करके मॉडिफिकेशन ट्राई भी किया, लेकिन बॉन्ड ही टूट गए तो उसका तो कोई फायदा नहीं है हमारे पास, ये तो हमारे कोई काम का ही नहीं है। जब लैटिस साइड पे एटम भाग गया तो हमारे पास कोई यूज नहीं है इस मटेरियल का। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, अभी तक सेमीकंडक्टर की भी बात यही है कि इसको भी अगर हीटअप कर देंगे तो एटम हो सकता है अपनी लैटिस साइड से ही भाग जाए। अब लैटिस साइड आपके लिए नया वर्ड नहीं है, लैटिस साइड इन द सेंस कि कोई भी एटम है आपके पास, कोई भी स्ट्रक्चर है, या तो सिंपल क्यूबिक या तो BCC या तो FCC, वो स्ट्रक्चर होता है। यानी जो एटम्स हैं ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, कुछ एटम के साथ बाउंडेड होते हैं, कुछ जो आपके पास फ्री होते हैं, यानी बैलेंस शेल में होते हैं, उसको आप फ्री कर सकते हो। डन है इतना। तो ये आपके पास क्लासिफिकेशंस थी कि आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टर में ओवरलैपिंग होती है, सेमीकंडक्टर में जो गैप है कम होता है, तो उसके अंदर आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन के लिए जल्दी से कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकते हैं। इंसुलेटर में जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टॉपिक था, थर्ड। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अब क्या करें, कंडक्टर को भी छोड़ दो, इंसुलेटर को भी छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हमें किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है जो इसके अंदर एंटर करने से पहले हम करेंगे। टॉपिक बना दिया मैंने इसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बट
डाउट भी है ये एक तरीके से, यानी एक क्वेश्चन भी बनता है। और क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन सुनेंगे उसके बाद आंसर सुनेंगे। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब कंडक्टर, जो भी है आपका कंडक्टर, कंडक्टिविटी जब उसकी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है और उसके अंदर आप और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन चाहते हैं कि ज़्यादा करंट फ्लो करे, तो कंडक्टर में ही मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करके या टेम्परेचर को इंक्रीज करके। सेमीकंडक्टर को ही क्यों चूज करते हैं? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 2 मिनट के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, जो भी आपने 12th क्लास में पढ़ी है उसके ऊपर। एक्चुअल में जब भी बात करते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अब रेजिस्टेंस जिसको नहीं पता है वो एक बार पहले सर्च करें कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है ml स्क्वायर, भी हो सकता है n स्क्वायर e टाउ, ठीक है। यानी कि जो भी आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, m का मतलब आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने जस्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से उठा के, क्या समझाने के लिए कि जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। या फिर क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे कि सेमीकंडक्टर को ही आप प्रेफर क्यों कर रहे हैं मॉडिफिकेशन के लिए, कंडक्टर को क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर का ही देख लेंगे हम। अब जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है ml बाय में n स्क्वायर e टाउ होता है। m का मतलब आपको पता है बिल्कुल अच्छे से कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। l का मतलब किससे होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से होता है। यानी कि आप क्या कहते हैं, कंडक्टर के अंदर ये नहीं होता कि अगर दिमाग में किसी के में ये है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम भी अभी बताया है मैंने, मटेरियल है वो, एटम्स के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, यानी लाइक दैट। ये आपके पास कंडक्टर बना रही हूं मैं, ये लेटेस्ट साइड पे जो है वो एटम है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इसके अंदर क्या करता रहता है, फ्रीली घूमता रहता है। डन है। जब भी बात करते हो लेंथ, ये मैंने लेंथ बनाई है कंडक्टर की। n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर डेंसिटी से। नंबर डेंसिटी इन द सेंस कि जो नंबर डेंसिटी है कंडक्टर के अंदर वो फिक्स्ड होती है, दिमाग में बिठाएंगे ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज कर देंगे, फिक्स्ड होती है वो। जब भी बात करते हैं ई की, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब, ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, और टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम से। टाइम का मतलब, सॉरी, टाउ का मतलब किससे होता है, रिलैक्सेशन टाइम से। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जितने भी टाइम में यहाँ से यहाँ तक फ्लो करके जाएगा, ये रिलैक्सेशन टाइम का मतलब नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है तो हो सकता है कि वो लैटिस साइड से या एटम से टकराए। तो जब भी आप बात करते हो रिलैक्सेशन टाइम की, तो रिलैक्सेशन टाइम इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन का ये जो एटम है इसके टकराने के बीच का जो टाइम है, यानी टकराने से पहले का जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी कि टकराने से पहले कितनी देर चला है इलेक्ट्रॉन, वो रिलैक्सेशन टाइम है। कितनी देर रिलैक्स रहा है, कितनी देर उसके अंदर नहीं टकराया है, वो आपका क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। हो सकता है कि ये जो एटम है आपके पास, इलेक्ट्रॉन आया, हो सकता है ये ऐसे भी निकल के जा सकता था, बट जिसके अंदर घूम रहा है तो लैटिस से भी टकरा सकता है। तो लैटिस से टकराने से पहले का जो टाइम होगा वो है ना, बिल्कुल ये नहीं है कि सेकंड्स में होता है, वो बिल्कुल मिली सेकेंड्स, माइक्रो, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल नैनो सेकेंड्स का भी हो सकता है। और इससे भी छोटी यूनिट अगर आपने नहीं सुनी है तो टाइम की अगर आप बात करोगे तो टाइम तो आपका 10⁻17 18 इतना जो छोटा है वो भी होता है। एक सेकंड का माइनस का 17 पार्ट अगर आप सपोज करोगे तो बहुत 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 माइनर होता है। डन है। अब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये है। अब क्या है, एक तो आप बात करो कंडक्टर की, एक आप बात करो सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के अंदर और इसके अंदर क्या होगा, जब भी बात करेंगे यहाँ पर आप लिख लेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए, सॉरी, कंडक्टर के फॉर्मूले के लिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है उसके लिए n आपका फिक्स होता है। ये जो टाउ है वो हो सकता है चेंज, मे बी चेंज, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन जब भी बात करते हो सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बट हर चीज वही है सेम, बट
जब भी बात करते हो n की और टाउ की, तो सेमीकंडक्टर के केस में n भी चेंज हो सकता है और टाउ भी चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर डेंसिटी कंडक्टर के केस में फिक्स्ड रहती है। डन है इतना। अब क्या देखा आपने, जैसे ही आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, जब भी जैसे ही आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, हलचल होना शुरू हो जाएगी। इन द सेंस कि सपोज करो कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकंड में टकरा रहा था, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या मिल चुकी है, उसको हीट मिल चुकी है, ज्यादा जल्दी ट्राई करना करेगा वो मूव करने की, तो हो सकता है कि वो 0.5 सेकंड में ही टकरा जाए, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। इतना अंडरस्टूड है हमारे पास कि जो टाउ की वैल्यू है वो आपके पास डिक्रीज होगी। फॉर्मूले में पुट करो, जैसे ही टाउ आपका डिक्रीज हो गया, जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज। अंडरस्टूड है, फॉर्मूले से बताया हमने। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या किया आपने, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। वैसे भी टॉपिक का नाम मैंने क्या दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो टाउ है वो डिक्रीज हो गया, और टाउ डिक्रीज हो गया तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ गया दैट मीन्स कि जो कंडक्टिविटी है मटेरियल की वो क्या होगी आपकी, डिक्रीज। अब आप खुद सोचें कंडक्टर को हम कैसे प्रेफर करें मॉडिफिकेशंस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की जब भी बात कर रहे हैं तो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा। कोई इसमें वो नहीं है कि आप अभी तो कह रहे थे कि डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडक्टर के केस में आपने डिक्रीज करा दिया, तो सेमीकंडक्टर के केस में आप इंक्रीज कैसे करा दोगे। आपकी बात मानते हैं, जो आर है आपके पास वो आपने जो भी लिखा है, डिपेंडेंसी लिख रही हूं मैं सिर्फ, यहाँ पर एन की और यहाँ पर टाउ की। जैसे ही सेमीकंडक्टर की बात करोगे, नंबर जो डेंसिटी है वहां पर नंबर डेंसिटी फिक्स थी। सेमीकंडक्टर की बात करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हो सकता है कुछ जो एटम्स में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टूट के बाहर आ जाए। इसका मतलब क्या है, जो नंबर डेंसिटी है वो बढ़ती है आपकी, क्या होती है आपके पास, नंबर डेंसिटी इंक्रीज होती है। और जो रिलैक्सेशन टाइम है उसमें भी डिक्रीज था, इसमें भी डिक्रीज ही है। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, दो में से भी एक तो इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज कर रहा है। न्यूट्रल दिमाग में तो यही आ रहा है, लेकिन क्या है, टाउ के डिक्रीज होने के कंपैरिजन में जो नंबर डेंसिटी इंक्रीज ज्यादा होती है। यानी कि अगर आपने डोमिनेंसी की बात अगर सुनी है, तो जो नंबर डेंसिटी है वो आपकी डोमिनेट कर जाती है किसके ऊपर, टाउ के ऊपर। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर ये वाला जो फैक्टर है वो इंक्रीज करेगा, ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है जो भी नीचे वाला फैक्टर है, तो रेजिस्टेंस ये वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, डिक्रीज। और अगर आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है तो जो भी आपकी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और हमें क्या करना था, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो ये था आपका टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसलिए हम क्या करेंगे, अब से कंडक्टर सब कुछ पढ़ लिया हमने कि सेमीकंडक्टर को ही क्यों प्रेफर किया जाता है वो भी आपने देख लिया। तो अब भी जब चलेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, सेमीकंडक्टर चलेगा, और सेमीकंडक्टर में मोस्टली हम एग्जाम्पल लेंगे सिलिकॉन का। ठीक है, डिवाइसेस बनाएंगे हम जो भी आप यूज करते हैं आपके घर में, बनते कैसे हैं, सेमीकंडक्टर से बनते हैं। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि जो हम चीजें यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकली वो बनी कैसे हैं, हमारे पास सेमीकंडक्टर से बनी है। आगे जो भी चलेगा हमारे पास, अब के बाद कंडक्टर में हमारा कोई काम नहीं है, अब इंसुलेटर में कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास सेमीकंडक्टर चलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम दो टॉपिक हमारे रह गए हैं तो वो हम बाद में करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब तक जो किया है वो इम्पोर्टेंट है, बट ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपको बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।